मैं प्रोफेसर एल.वी. गायकवाड़ आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। उसका जो टॉपिक है वह टॉपिक है कॉमन फ्रेजेस इन इंग्लिश। कॉमन फ्रेजेस इन इंग्लिश, इसका मीनिंग होता है सामान्य जो फ्रेजेस होती है यानी वाक्प्रचार जो होते हैं अंग्रेजी भाषा में, उसका अर्थ हम आज देखने वाले हैं। यह वीडियो मेरा है 473। पहले हम शुरुआत करेंगे नाउन फ्रेज से। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज और important idioms. These are the 5 topics which ये जो 5 topics है, यह 5 topics हम जब अंग्रेजी भाषा बोलते हैं तो बहुत ही बेनिफिट हम लाते हैं। यानी यह जो टॉपिक्स है, यदि हम यह टॉपिक्स अच्छी तरह से सीखेंगे या लर्निंग करेंगे तो मैं आपको शाश्वती देता हूँ या श्योरिटी देता हूँ कि आप अपनी अंग्रेजी अच्छी तरह से बना सकते हो। नाउन फ्रेज के बारे में, नाउन फ्रेज हम पढ़ेंगे। नाउन फ्रेज परफॉर्म्स द वर्क ऑफ ए नाउन, यानी जो नाउन फ्रेज होती है ये नाउन का काम करती है। नाउन का काम करती है यानी वाक्य में या सेंटेंस में वह नाउन बनकर आती है, इसलिए उसे नाउन फ्रेज बताया गया है या बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यह नाउन फ्रेज है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट इजी, यानी अंग्रेजी कैसे बोलना ये बात बहुत कठिन है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यानी इज नॉट इजी, यानी वह बात इजी नहीं है, सरल नहीं है, वो कठिन है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, नाउन, यानी हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यह यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हाउ टू स्पीक इंग्लिश नाउन का काम कर रहा है। ये जो फ्रेज है नाउन फ्रेज, यह नाउन का काम कर रही है। और ये जो हाउ टू स्पीक नाम की फ्रेज है, यह द मैनर ऑफ स्पीकिंग बता रही है। जो सब्जेक्ट है इसका जो मैनर है यानी जो बोलने की पद्धति है वह बता रही है। इसीलिए हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश यानी नाउन फ्रेज द मैनर ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने की पद्धति, बोलने की जो पद्धति होती है, बोलने का जो तरीका होता है वो तरीका वो बताती है। और जो द मैनर ऑफ स्पीकिंग होती है या जो बोलने की पद्धति होती है या तरीका होता है, उसे हम एक्शन कहते हैं यानी कृति कहते हैं। ये जो कृति होती है एंड एक्शन यानी नाउन एंड और जो कृति होती है वह कृति यहाँ पर हम कहेंगे या आपको बताएंगे कि जो भी कृति होती है वो कृति नाउन होती है, नाम होता है। नाउन यानी नाम। ये जो कृति होती है वो नाम का काम करती है। तो हाउ टू स्पीक इंग्लिश ये कृति है, हम कृति करते हैं। हम जब अंग्रेजी बोलते हैं तो एक कृति करते हैं, इसलिए उसका नाम बताया गया है नाउन या उसे बताया गया है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज वाक्य में नाउन का काम करता है या वो फ्रेज जो होती है, वो वाक्प्रचार जो होता है, वो वाक्प्रचार वहां पर या वो नाउन फ्रेज नाउन का काम करती है या करता है। सेकंड है एडजेक्टिव फ्रेज, यानी जो एडजेक्टिव होता है वो एडजेक्टिव जो चीज होती है वो चीज के बारे में वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन या ज़्यादा जानकारी देता है, यानी एडजेक्टिव उसे बोला जाता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज यानी यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, वो फ्रेज में आएगा। फ्रेज क्या होता है कि फ्रेज है 2 या 3 लफ्ज इकट्ठा आते हैं और उसकी फ्रेज बनती है। तो एडजेक्टिव फ्रेज यह कैसी होती है हम अभी देखेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज डज द वर्क ऑफ
एन एडजेक्टिव, यानी ये जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है ये एडजेक्टिव का काम करती है, यानी जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है उसी को हम एडजेक्टिव बोलेंगे और एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया, उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर लिया हुआ है द स्टार वेयर्स अ वॉच मेड ऑफ पर्ल्स। इस वाक्य में वॉच जो शब्द यहाँ पर आया हुआ है उसे हम नाउन बोलेंगे। वॉच क्या है? नाउन है, क्योंकि ये चीज है उसे हम वॉच कहकर बुलाते हैं तो ये नाउन है। एंड द मेड ऑफ पर्ल्स, इस सेंटेंस में जो मेड ऑफ पर्ल्स है इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि उसमें 3 लफ्ज आए हुए हैं और 3 लफ्जों का यह एक कलेक्शन है, संग्रह है और उसकी एक फ्रेज बनी हुई है, इसलिए मेड ऑफ पर्ल्स यह एडजेक्टिव फ्रेज है। और यह एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ द वॉच, इस वॉच की क्वालिटी यह एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर बता रही है। वॉच कैसा है? वॉच जो भी पहना जाता है, वो आदमी ने पहना हुआ है अपने हाथ पे, वह वॉच कैसा है? यह वॉच है मेड ऑफ पर्ल्स। तो मेड ऑफ पर्ल्स इस फ्रेज ने यहाँ पर इस वॉच की ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसीलिए मेड ऑफ पर्ल्स यह एडजेक्टिव फ्रेज यहाँ पर बताई गई है। सो मेड ऑफ पर्ल्स इज द एडजेक्टिव फ्रेज एंड दिस एडजेक्टिव फ्रेज is telling the quality of the watch. We know, यानी हम जानते हैं कि जो the adjective होता है, the adjective gives more information about the noun. हम जानते हैं कि जो adjective होता है, जो विशेषण होता है, यह विशेषण नाम के बारे में ज्यादा माहिती या ज्यादा डिटेल्स या इंफॉर्मेशन वह देता है। अभी हम जा रहे हैं नंबर 3 की ओर, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एडवर्ब फ्रेज डज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब, यानी एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब का काम करती है, यानी एडवर्ब यह एडवर्ब फ्रेज होता है और एडवर्ब फ्रेज यह एडवर्ब होता है, और दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं या इक्विवेलेंट और एक सरीके होते हैं, तो इसलिए एडवर्ब फ्रेज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है कि ही वर्क्स एट द टॉप ऑफ हिज लेवल। देखिए, ही वर्क्स एट द टॉप ऑफ हिज लेवल, यानी उसकी जो लेवल है उसके लेवल से भी ज्यादा वह काम करता है, यानी वर्क्स वह काम करता है, ऐसा यहाँ पर मीनिंग होता है। सो इस सेंटेंस में एट द टॉप ऑफ हिज लेवल यह है एडवर्ब। एट द टॉप ऑफ हिज लेवल यह है एडवर्ब, यानी यह है एडवर्ब फ्रेज। और यह एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर क्या कर रही है? देखिए, दिस एडवर्ब फ्रेज यानी इट इज टॉकिंग अबाउट द मैनर ऑफ हिज वर्किंग। सो जो यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है, यह एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर द मैनर ऑफ हिज वर्किंग, यानी ये जो आदमी है, यानी जो ही है, ये जो आदमी है उसके काम के बारे में वो बता रही है, काम की पद्धति बता रही है, इसीलिए उसे कहा गया है एडवर्ब फ्रेज। हाउ डज ही वर्क, यानी हाउ डज ही वर्क, यानी वह आदमी जो है वह कैसा काम करता है, वह आदमी की काम करने की पद्धति कैसी होती है, ऐसा उसका मीनिंग है हाउ डज ही वर्क। तो आंसर उसका ऐसा आता है कि ही वर्क्स वो काम करता है एट द टॉप ऑफ हिज लेवल। एट द टॉप ऑफ हिज लेवल यानी उसके लेवल के ऊपर वो काम करता है, लेवल से ज्यादा वो काम करता है, उसकी जो लेवल होती है यानी उससे भी उठकर वो काम करता है। तो ये जो एट द टॉप ऑफ हिज लेवल है यह एडवर्ब फ्रेज बताई गई है यहाँ पर, क्योंकि यह एट द टॉप ऑफ हिज लेवल नाम की जो एडवर्ब फ्रेज है वो वह फ्रेज यहाँ पर
ये जो सब्जेक्ट है यानी जो सब्जेक्ट होता है उसके काम करने के तरीके के बारे में वो बताती है, पद्धति के बारे में वो बताती है, इसलिए उसे एडवर्ब फ्रेज बोला जाता है। हर एडवर्ब फ्रेज ऐसी होती है। चौथा पॉइंट हमने यहाँ लिया हुआ है वो है फ्रेजल फ्रेज, वर्बल कंपाउंडिंग या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। यानी फ्रेजल वर्ब्स यानी कुछ वर्ब्स होते हैं उनके साथ में कुछ प्रीपोजिशंस आते हैं और हम फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं। जैसे कि गिव नाम का वर्ब है और अप नाम का यहाँ पर प्रीपोजिशन आया हुआ है और फ्रेज बन गई है गिव अप। उसका मीनिंग हो गया सैक्रिफाइस यानी छोड़ देना, त्यागना। यहाँ पर वर्बल कंपाउंडिंग बोला गया है, यानी वर्बल कंपाउंडिंग यानी एक वर्ब होता है और उसको कंपाउंडिंग यानी उसको संयोग करता है वो प्रीपोजिशन, तो वो बन जाती है वर्बल कंपाउंडिंग फ्रेज। और तीसरा नाम हमने उसको ऐसा दिया हुआ है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज उसे बताया जाता है, क्योंकि वह प्रीपोजिशन जो होता है वह प्रीपोजिशन क्रियापद के साथ में यहाँ पर आता है। जैसे कि गिव नाम का क्रियापद है, अप नाम का प्रीपोजिशन है, यह दोनों साथ में आए हुए हैं और उन्होंने एक फ्रेज बनाई है, उसका मीनिंग होता है सैक्रिफाइस, तो इसलिए उसे बताया गया है कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। दीज फ्रेजेस यानी ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस होती है, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, वर्बल कंपाउंडिंग होते हैं, दीज फ्रेजेस आर क्रिएटेड विथ कॉमन वर्ड्स, यानी कॉमन वर्ड्स के सहायता से हम ऐसी जो फ्रेजेस होती है उन्हें हम बना सकते हैं। प्रीपोजिशंस आर यूज्ड आफ्टर वर्ब्स, यानी वर्ब्स के बाद या वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गिव नाम का वर्ब है और हमने अप नाम का प्रीपोजिशन वहां पर यूज किया हुआ है, यानी हमने उसका वापर यहाँ पर किया हुआ है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान देके पढ़नी है। और हम ऐसा क्यों करते हैं उसका यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है कि प्रीपोजिशंस आर यूज्ड आफ्टर वर्ब्स टू क्रिएट द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हमें यदि क्रिएट करना हो, बनाना हो, तो हम क्रियापद के साथ में प्रीपोजिशन लिया करते हैं फॉर मल्टी मीनिंग्स, यानी फॉर मल्टी मीनिंग्स यानी अधिकतर ज़्यादा एक अर्थ हुआ तो उसका दूसरा अर्थ हुआ तो उसका तीसरा अर्थ निकालने के लिए हमें वो मल्टी मीनिंग्स यानी वेरियस मीनिंग्स यानी बहुत मीनिंग यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, इसलिए उसे बोला गया है मल्टी मीनिंग्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिए हुए दो एक फ्रेजेस हमने लिए हुए, ज़्यादा फ्रेजेस तो हम आप ले नहीं सकते, लेकिन आपके पढ़ने के लिए हमने दो फ्रेजेस यहाँ पे ली हुई है। पहली है गिव अप प्रीपोजिशनल फ्रेज, उसका मीनिंग होता है सैक्रिफाइस यानी त्यागना, छोड़ देना। ऑन बिहाफ ऑफ, इसका मीनिंग होता है इन प्लेस ऑफ, यानी दूसरा कोई आदमी रहे तो उसको छोड़ के हम दूसरा आदमी उसके प्लेस उसके जगह पर हम डाल सकते हैं, इसलिए उसे हम बोल सकते हैं इन प्लेस ऑफ। या एज अ रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो आदमी रहा तो हम उसे निकाल सकते हैं, उसका प्रतिनिधि हम दूसरे आदमी को वहां पर भेज सकते हैं, तो इसका मीनिंग ऐसा भी होता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। सो ऑन बिहाफ ऑफ इसका मीनिंग होता है इन प्लेस ऑफ या एज अ रिप्रेजेंटेटिव। नाउ लास्ट पॉइंट जो है पांचवा, वह है इंपॉर्टेंट इडियम्स, यानी अंग्रेजी बोलने के लिए इंपॉर्टेंट इडियम्स होती है। तो दो उदाहरण मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। बाय एंड बाय ऐसी इंपॉर्टेंट इडियम यहाँ पे लाई हुई है। बाय एंड बाय का मीनिंग होता है लेटर ऑन, बाद में, या बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग यानी यहाँ पे वक्त लिया गया है कि जो भी वक्त है उसके पहले, ऐसा यहाँ पर लिया गया है। दूसरी फ्रेज मैंने यहाँ पर ली हुई है द इन्स एंड आउट्स, तो इसका मीनिंग मैंने लिया हुआ है फुल डिटेल्स, यानी यदि हम फुल डिटेल्स ऐसा बोल सकते हैं, यानी डिटेल में कुछ बातें बोलना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं द इन्स एंड आउट्स। तो यहाँ पर आज मैंने आपके कम्युनिकेशन के लिए, आपके राइटिंग और स्पीकिंग के लिए मैंने एक टॉपिक आपको अच्छी तरह से बताया। वो टॉपिक है कॉमन फ्रेजेस इन इंग्लिश। तो ये टॉपिक अभी खत्म हुआ, ये सारी नोट्स मैंने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, वो आपको देखना है। और ये वीडियो आप देखेंगे जब ये नोट्स भी आपको देखना है। आखिर में मैं आपको विनती करूँगा कि मेरा जो वीडियो है या मेरा चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और मित्र मंडली में ये सब आप भेजिए, ताकि मेरा जो चैनल है यह चैनल और ऊपर उठे। इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर आपकी विदाई लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।